Hello students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of cell, cycle and cell division. So let's start with the question. So question number 1 हमारे पास यहाँ पर है the phase between the two successive M phase. दो successive M phase के बीच के phase को क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बेटा सेल साइकिल की बात करें तो देखो सेल साइकिल में ये मान के चलो आपके पास G1 फेस है, ये आपके पास है S, ये हमारे पास है G2 और ये है M. क्लियर? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितना भी है ये सारा हमारे पास इंटरफेस है. तो इंटरफेस एक कंप्लीट हुआ तो बीच में M आया और उसके बाद फिर इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा. तो फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव M पूछा है, दो M के बीच में. तो दो M के बीच में जो आता है वो डेफिनेटली आपके पास इंटरफेस आएगा, बिकॉज ये M फेस है, यहाँ तक M फेस खत्म हो गया, ये इंटरफेस स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर से M फेस आ गया. तो दो M फेस के बीच में जो फेज आता है उसको नाम दिया जाता है इंटरफेस, दैट इज द रेस्टिंग स्टेज. और इंटरफेस तीनों को मिला के बनेगा G1, S एंड G2. तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. सेकेंड है व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल दैट कम्स अंडर द इंटरफेस इन केस ऑफ ह्यूमन. तो ह्यूमन के केस में बेटा अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में देखो टोटल 3 सब स्टेजेस हैं, जिसमें आपके पास G1 है, S है और एक G2 है और एक लास्ट फेज है जिसको M फेस बोला जाता है. M फेस इज बेसिकली कॉल्ड द डिवाइडिंग फेज. तो सेल साइकिल में जो मैक्सिमम टाइम होगा वो कंज्यूम होगा बाय द इंटरफेस. M फेस में तो बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचता है. तो 95% तक का जो टाइमिंग है दैट इज कंज्यूम्ड ओनली बाय द इंटरफेस, और लेस देन जो 5% बचेगा वो M फेस के लिए बचेगा, दैट इज फॉर द डिवीजन. तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, विच इंक्लूड द 95% ऑफ द ड्यूरेशन. थर्ड है इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डीएनए कंटेंट बिकम डबल. कौन से फेज में डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है? तो अगर हम G1 की बात करें तो G1 में तो मेन जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो हम लोगों के पास बेटा डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है. और अगर मैं यहाँ पर S फेज की बात करूँ तो S को बोला जाता है सिंथेसिस फेज, क्योंकि S फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा. सो देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द डीएनए. तो अगर हम यहाँ पर S फेज की बात करें तो S किसके अंदर आता है? S आता है इंटरफेस के अंदर. S is a part of the interface. तो फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेस है जो कि करेक्ट है. B एनाफेस, C प्रोफेस, D टिलोफेस, ये तीनों जो फेजेस हैं बेटा ये M फेस के अंदर आते हैं जहां पर सेल डिवाइड करता है. तो डिवीजन पे डुप्लीकेशन नहीं होगा, डुप्लीकेशन पहले हो जाता है. तो B, C, D is not the answer. The correct answer for the question number 3rd is the A option, that is called interface. ड्यूरिंग द G1 फेज ऑफ द सेल डिवीजन, G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज बोला जाता है. तो उसमें बेसिकली क्या क्या होगा? फर्स्ट है RNA प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड फॉर द सेल ग्रोथ एंड द सब्सिक्वेंट डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है. देन है डीएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, क्लियर. देन सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म. देन सेल अंडरगो डुप्लीकेशन. सेल का डुप्लीकेशन तो नहीं होगा क्योंकि सेल अगर डिवाइड करेगा तो वो M फेस में करेगा, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं G1 फेस की. सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं करता है G1 में, वो बेसिकली S में करता है. डीएनए एंड प्रोटीन जो हैं वो भी S में ही बनते हैं. आरएनए एंड प्रोटीन बनते हैं सेल की ग्रोथ के लिए ताकि सेल का साइज बढ़े, ताकि आगे जाके सेल जो है वो अपने डीएनए को डुप्लीकेट करवा सके. तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द A ऑप्शन. That is occur in the first growth phase which is called G1 phase. नंबर 5th हमारे पास है एन अनियन रूट टिप हैज़ द 14 क्रोमोसोम. रूट टिप सेल जो आपने लिया अनियन का, उस रूट टिप सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको दिए हैं यहाँ पर 14 इन ईच सेल. हाउ मेनी क्रोमोसोम द सेल वुड हैव एट द G1 फेज. G1 फेज में क्रोमोसोम कितने होंगे? तो डेफिनेटली बेटा अगर हम G1 की बात करें तो G1 में देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिमेन्स टू बी सेम, दैट इज सेड टू बी द 14. क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता. तो 5th नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, विच इंक्लूड द 14 क्रोमोसोम.
नंबर 6 है ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ द डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। सेल ग्रोथ के टाइम पे डीएनए सिंथेसिस कब होगा, जो कि नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए सिंथेसिस का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए और यू कैन से द डुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए। दैट मीन्स कि डीएनए का जो अमाउंट है बेटा वो डबल हो जाता है। तो कौन सा फेज है जिसमें डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, या फिर आप ये बोलो कि डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, तो वो हमारे पास है एस फेज। एस फेज को कॉमनली नाम दिया जाता है सिंथेसिस फेज, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डीएनए का डुप्लीकेशन, दैट इज द अमाउंट ऑफ द डीएनए बिकम डबल। G1 ग्रोथ फेज है जिसमें सेल में ग्रोथ होगा, देयर इज नो चेंज इन द डीएनए। G2 is again the second growth phase, there is no change in the DNA. M phase में डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है क्योंकि सेल डिवाइड करेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर आपके पास बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा, दैट विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज ड्यूरिंग द एस फेज। नंबर 7 है व्हेन द सेल हैज stalled द डीएनए रेप्लिकेशन fork which checkpoint should be predominantly activated। नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चेक पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन है। चेक पॉइंट्स वैसे एनसीईआरटी में आपको दिया नहीं है, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। मेनली बेटा दो चेक पॉइंट है, एक G1/S है और एक G2/M है। दीज टू आर द मेन चेक पॉइंट्स इन अ सेल, जिसमें से G1/S को मेजर चेक पॉइंट बोला जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, सेम तरीके से वी हैव द चेक पॉइंट्स टू रेगुलेट द सेल साइकिल और डिवीजन। तो G1/S इज द मेजर चेक पॉइंट जो बिटवीन G1 और S आपको मिलेगा, जिसका मेन काम ये देखना है कि रेप्लिकेशन प्रॉपर मैनर में हो, डीएनए में कोई डैमेज या म्यूटेशन ना हो। तो अगर बाय चांस रेप्लिकेशन रुक गया किसी भी रीजन से, तो विच चेक पॉइंट इज सेट टू बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, जो पहले से एक्टिवेट होगा, दैट इज ऑब्वियसली द मेजर चेक पॉइंट विच इज कॉल्ड G1/S चेक पॉइंट। G2/S का इसमें कोई रोल नहीं है। M चेक पॉइंट इज बेसिकली ऑपरेट ड्यूरिंग द मेटाफेज, तो इंटरफेस में उसका कोई फंक्शन नहीं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। नंबर 8 है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ द डीएनए इन द सेल रिमेन एट द 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज द 2C लेवल। तो अगर इनिशियली हमारे पास सेल में डीएनए का अमाउंट आपको बेटा 2C दिया है, तो अगर मैं G1 में देखूं तो G1 में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आप डीएनए में कोई चेंज नहीं करोगे, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C यानी कि 2 कॉपी सेम रहेगा। एस में जाओगे तो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट करता है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एस फेज। तो एस फेज में इट विल बिकम 4C। G2 की अगर मैं बात करूंगी तो G2 में भी कोई चेंज नहीं है, जैसा है उतना ही रहेगा, दैट इज अ 4C अमाउंट ऑफ द डीएनए। और अगर हम M में जाते हैं और माइटोसिस करते हैं, तो अगर सेल डिवाइड करता है तो डीएनए बेटा फिर से हाफ हो जाएगा। तो अगर आपके सेल में इनिशियल अमाउंट 2C था, तो कौन सी स्टेज है जिनमें वो 4C लेवल शो करेगा, तो 4C लेवल हम लोगों के पास आता है इन दोनों में, G2 और S में। तो पहला ऑप्शन है G0 के साथ G1 जो कि इनकरेक्ट है, G1 के साथ S जो कि गलत है, S में होगा लेकिन G1 में नहीं होगा। ओनली G2 का ऑप्शन आप क्लियर ले सकते हो, क्योंकि सिर्फ G2 अगर देखा जाए तो उसमें अमाउंट डबल है। G2 के साथ अगर M है तो वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि M में वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द C ऑप्शन। नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेल इन द G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। G0 जो है वो M जहाँ ख़त्म होगा और जहाँ आप G1 स्टार्ट करोगे उसके बीच में है बेटा G0। G0 एक ऐसी स्टेज है जिसको क्विसेंट स्टेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें सेल प्रोलिफरेट या डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर? तो सेल इन द G0 स्टेज आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। बी ऑप्शन तो आप कट कर दो क्योंकि वो एक्टिव होते हैं। सी है सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन द नॉर्मल कंडीशन। नाउ दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर अ सेल विच इज इन द G0 स्टेज, कि वो एक्टिव जरूर है लेकिन वो डिवाइड या प्रोलिफरेट नहीं करेगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन।
नंबर 10 है द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इन अ सेल साइकिल मार्क्स व्हाट। जब न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया, इट विल मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोफेज, सॉरी मेटाफेज। अब आप सबसे पहले अगर हम सेल डिवीजन की बात करें ना, तो पहले ही स्टेज आती है बेटा प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी शुरू हो जाती है अलोंग विद न्यूक्लियस, और जब तक आप प्रोफेज खत्म करके मेटा में जाओगे तो जिस टाइम पे वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होगी, समझ जाओ उस टाइम पे मेटाफेज शुरू हो चुका है। तो इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज द बी ऑप्शन। एनाफेज और टिल्लो तो आप लेके नहीं चल सकते क्योंकि वो तो लास्ट वाली स्टेजेस है। 11 है स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन द। तो अगर आप यहाँ पर क्रोमोसोम का डायग्राम ध्यान से देखो बेटा, तो क्रोमोसोम के डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर है ये सेंट्रोमियर है, तो इसको हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज द सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के अराउंड जो ये डिस्क आप लोगों को नजर आती है ना, इसको काइनेटोकोर बोला जाता है। सो दिस डिस्क इज नोन एज द काइनेटोकोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पिंडल फाइबर एक्चुअल में इससे अटैच होते हैं। तो अगर पूछा गया कि स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट किससे होती है, इट इज द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होंगे, काइनेटोसोम से नहीं होते हैं, टिलोमियर यानी कि जो टर्मिनल एंड है क्रोमोसोम का उससे भी नहीं होंगे। दे बेसिकली अटैच टू द काइनेटोकोर फॉर द सेल डिवीजन। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 12 नंबर है दिस इज द बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर एंड द स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। तो अगर आपने ये मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो इस टेक्निक को वैसे तो कैरियोटाइपिंग बोला जाता है, टू स्टडी द नंबर, शेप, साइज एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, दैट इज टेक्निक विच इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग के लिए जो सबसे बेस्ट स्टेज होती है वो है जब क्रोमोसोम बेटा फुली कंडेंस्ड होते हैं। फुली कंडेंस्ड स्टेज में ही आप उनको आराम से स्टडी कर सकते हो, और फुली कंडेंस्ड वो कब होते हैं, मेटाफेज में। दे आर फुली कंडेंस्ड एंड दे आर अलाइंग ऑन द इक्वेटर, सेंटर पे अरेंज होते हैं, तो बहुत आराम से उनको स्टडी किया जा सकता है। क्लियर। प्रोफेस में क्योंकि कंडेंसेशन चल रही है तो आप स्टडी नहीं कर सकते। एना में वो अपने अपने पोल पे पहुंच जाते हैं, मूवमेंट होती है तो स्टडी करना मुश्किल है। टिल्लो में वो वापस डीकंडेंस हो जाते हैं तो यू कांट स्टडी देम। तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द नंबर एंड द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 13 है द फेस कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द इक्वेटर। तो जब आपके क्रोमोसोम बेटा इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर, यानी कि सेल के सेंटर पे आके अरेंज हो जाएंगे, तो इस स्टेज को नाम दिया जाता है मेटाफेज, क्योंकि वहां पर जितने भी क्रोमोसोम अलाइन हुए हैं वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट, और यू कैन से द मेटाफेजिक प्लेट। सो ऑब्वियसली द स्टेज इज कॉल्ड द मेटाफेज स्टेज। क्लियर। तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन, दैट इज द मेटाफेज। प्रोफेज में वो कंडेंसेशन कर रहे हैं, अभी तो वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट भी नहीं हुए। एना में वो मूवमेंट शो करते हैं तो अलाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। टिल्लो में वो पोल पे पहुंच के डीकंडेंस हो जाते हैं तो अलाइनमेंट यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। Number 14, at which stage of the mitosis the two daughter chromatids separate from each other and migrate toward the opposite pole and are referred to as the chromosome of the future daughter nuclei। तो अगर सपोज करो आपके पास ये एक क्रोमोसोम है विच इज अलाइंग ऑन द इक्वेटर, ये सेकेंड क्रोमोसोम है अलाइंग ऑन द इक्वेटर, तो एनाफेज की जो स्टेज होती है, क्योंकि बेटा एनाफेज में एना का मतलब होता है मूविंग अवे, दूसरे से दूर जाना, तो यहाँ पर सबसे पहले ना सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा, टूटेगा। जब सेंट्रोमियर टूटेगा तो दोनों क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब तक दोनों क्रोमैटिड सेम सेंट्रोमियर से अटैच हैं तब तक वो दोनों आपस में सिस्टर हैं, लेकिन अगर दोनों अपने अपने सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे तो फिर उनको सिस्टर नहीं बोला जाता है, फिर दीज बिहेव एज अ इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, दोनों अलग अलग क्रोमैटिड्स हैं।
तो वन विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, अनदर विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, दोनों अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे. दिस इज कॉल्ड एनाफेजिक मूवमेंट. क्लियर? तो ये डेफिनेटली बेटा एनाफेज में होगा, ना कि किसी और स्टेज में. तो फर्स्ट ऑप्शन प्रोफेज गलत है, मेटाफेज गलत है. करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी विच इंक्लूड द एनाफेज, एंड डी इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन. तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द सी ऑप्शन विच इंक्लूड एनाफेज. नंबर 15 क्वेश्चन अगर आप देखो तो वहां पर बोला है द गिवन डायग्राम इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द माइटोसिस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आप डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो तो डायग्राम में ये सपोज करो हमारे पास क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम कहाँ पहुंच चुके हैं? क्रोमोसोम रीच एट देयर रिस्पेक्टिव पोल, अपने अपने पोल पे पहुंच चुके हैं. ऊपर वाले पोल पे भी 4 क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं, नीचे वाले पोल पे भी क्रोमोसोम पहुंच चुके हैं. तो पहुंचे होंगे तब जब वो एक दूसरे से दूर गए होंगे, मतलब उनमें मूवमेंट हुआ होगा, तभी वो अपने अपने पोल पे पहुंचे हैं. तो मूवमेंट इज बेसिकली ड्यूरिंग द एनाफेज. इंटरफेस आप नहीं बोल सकते क्योंकि इंटर में सेल ऐसा कुछ करेगा नहीं, वो अपने आप को सिर्फ डिवीजन के लिए तैयार करेगा. प्रोफेस में तो कंडेंसेशन चल रही होती है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. मेटा में वो अलाइंग होते हैं इक्वेटर पे, सेंटर में मूव नहीं करते हैं. मूवमेंट वो कब शो करेंगे? एनाफेस में करेंगे. ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. During the anaphasic movement of the chromosome, centromere of each chromosome is toward. तो जब भी आप देखो एनाफेजिक मूवमेंट करते हो क्रोमोसोम का, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर ये आपके पास एक पोल है जहाँ की सेंट्रियोल है, तो मूवमेंट के टाइम पे ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेंट्रोमियर होगा दैट ऑलवेज लीड द पाथ. सेंट्रोमियर ऑलवेज लीड द पाथ. पॉइंट इज क्लियर? और आर्म्स हमेशा उसके पीछे रहती हैं. तो सेंट्रोमियर इज ऑलवेज टुवर्ड द पोल. सामने की तरफ क्या है? पोल. तो हमेशा पोल की तरफ होता है. तो 16 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन. इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जो होंगी वो आर्म्स होंगी, स्पिंडल फाइबर की तरफ नहीं होता, पोल की तरफ रहता है. तो करेक्ट ऑप्शन 16 का बनेगा ए, दैट इज पोल. क्वेश्चन नंबर 17 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है आपने. तो फर्स्ट आता है बेटा डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अकर बिफोर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर कभी भी सेल आपका डिवाइड करेगा तो डिवीजन में हमेशा सबसे पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस. दैट इज अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस. सेकेंड ऑप्शन है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस अकर बिफोर द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. ये कल क्लियर है आपके पास, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन. सी है बोथ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म अकर एट द सेम टाइम. दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. डी आपके पास है नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन जो बना क्वेश्चन नंबर 17 के लिए वो हमारे पास है बी ऑप्शन, कि पहले होगा कैरियोकाइनेसिस दैट इज अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस और उसके बाद होगा डिवीजन आपके साइटोप्लाज्म का. क्वेश्चन नंबर 18 है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर थ्रू अ सेल प्लेट फॉर्मेशन. पहली बात तो बेटा जो सेल प्लेट का मेथड है वो ऑपरेट होता है प्लांट सेल के केस में, नॉट इन केस ऑफ एनिमल, क्योंकि प्लांट सेल के केस में हार्ड रिजिड कवरिंग है जिसको सेल वॉल बोला जाता है, जो कि एनिमल्स में नहीं है. इसी वजह से जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा प्लांट सेल के केस में वो होगा बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें आपको मिडल लैमेला भी बनाना है. तो सेल प्लेट फॉर्मेशन एक्चुअल में किसके केस में होता है? प्लांट सेल के केस में, नॉट इन एनिमल, नॉट इन बैक्टीरिया, नॉट इन मैमल्स. एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है तो सिंपली फरो मेथड होता है, सेल प्लेट नहीं होता है. तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. 19 आपके पास है सेल प्लेट इज लेड डाउन ड्यूरिंग. सेल प्लेट ऑब्वियसली कब बनती है? सेल प्लेट बनती है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को नाम दिया जाता है साइटोकाइनेसिस. जब हमारा सेल टूटेगा, डिवाइड करेगा, बट दिस मेथड विल बी ऑपरेटेड इन केस ऑफ प्लांट, नॉट इन केस ऑफ एनिमल. तो फर्स्ट ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, दैट इज अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, विच इज द करेक्ट ऑप्शन.
क्योंकि बेटा बी में कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, जो कि नहीं है। सी इंटरफेस है जिसमें कोई डिवीजन नहीं होता, तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 28 में है माइटोसिस यूजली रिजल्ट इनटू व्हाट। माइटोसिस जो है ऑलवेज रिमेंबर दैट इज बेसिकली एन इक्वेशनल डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, बराबर, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल, दैट इज क्लियर। अगर पेरेंट्स के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जब पेरेंट डिवाइड करके डॉटर बनाएगा तो डॉटर में भी बेटा 46 नंबर ही रहेगा, तो डिप्लॉयड डॉटर्स बनती हैं। ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ शो करते हैं ड्यू टू माइटोसिस। सेल की रिपेयर भी करता है, सपोज अगर स्किन सेल डैमेज हो गए तो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द न्यू वन बाय द माइटोसिस डिवीजन। तो 28th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी हैविंग द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, तो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिकल होगा क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है आपके पास। रिस्टोरेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, अगर बाई चांस सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम हो जाए तो उसको बढ़ाने के लिए सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पॉइंट इज क्लियर। तो ये भी है माइटोसिस का फंक्शन। थर्ड आता है रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड टिश्यू। डेड टिश्यू में ये है कि अगर बाई चांस कोई डैमेज है, चोट लग गई, स्किन डैमेज हो गया, तो वहाँ पर बेटा न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जो न्यू सेल का फॉर्मेशन है दैट इज अगेन ड्यू टू माइटोसिस। अब डी ऑप्शन आपको दिए एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में माइटोसिस का कोई रोल नहीं होता क्योंकि एवोल्यूशन होता है मियोसिस की वजह से, क्योंकि मियोसिस में आती है वेरिएशन जो कि माइटोसिस में नहीं है, ठीक है। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ माइटोसिस। 22nd में है मियोसिस अकर इन द ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग। मियोसिस ऑर्गेनिजम्स में कब होता है? मियोसिस जनरली होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन, और बेटा गैमेटोजेनेसिस की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारी बॉडी में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द सेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें मियोसिस नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी मच क्लियर। सी में बोथ ए एंड बी है, गलत। डी नन ऑफ द अबव, अगेन द रॉन्ग ऑप्शन। तो 22nd का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 23rd में है मियोसिस इन्वॉल्व द टू स्टेजेस ऑफ ए कॉल्ड एज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इन अ सिंगल साइकिल। मियोसिस में दो स्टेजेस किसकी होती हैं? सेल डिवीजन की, या फिर न्यूक्लियर डिवीजन की, या फिर डीएनए रेप्लिकेशन की, या फिर बोथ ए एंड बी। बेसिकली बेटा मियोसिस में आपके पास न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है ड्यूरिंग द मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ सिंगल टाइम होता है। पूरी मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी, दैट इंक्लूड बोथ ए एंड बी। 24 है मियोसिस इन्वॉल्व द टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर एंड द सेल डिवीजन। हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशंस आर रिक्वायर्ड इन अ मियोसिस। तो जब आप मियोसिस 1 करते हो जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, तो उसके बाद हम करते हैं मियोसिस 2, और दोनों के बीच में जो गैप होगा उसको इंटरकाइनेसिस बोला जाता है। और इसमें सिर्फ आप सेंट्रियोल को डुप्लीकेट करवाते हो, डीएनए में कोई चेंज नहीं आता। तो डीएनए हम स्टार्टिंग में ही रेप्लिकेट कर लेते हैं एक बार ड्यूरिंग द इंटरफेस, बार बार रेप्लिकेशन नहीं होता। तो सिंगल टाइम डीएनए रेप्लिकेशन होगा पूरी मियोसिस में, तो देयर इज ओनली वन टाइम रेप्लिकेशन। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 नंबर ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड आर। मियोसिस 2 के एंड में कितने बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने मियोसिस 1 करना है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल 1 करेगा तो 2 हैप्लॉइड सेल बनाएगा क्योंकि पेरेंट जो था वो डिप्लॉयड था, 1 रिडक्शनल है।
जब ये आगे जाके म्योसिस 2 करेंगे तो म्योसिस 2 इक्वेशनल है, तो ऑब्वियसली जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे दे कंटेन ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. तो एट द एंड ऑफ द म्योसिस 2 हाउ मेनी नंबर ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल. दैट इज ऑप्शन बी. फिर आपके पास एक गिवन डायग्राम है एक पर्टिकुलर इवेंट का जो कि सेल डिवीजन में होगा, उसमें स्टेज आपने बताना है. तो व्हेन यू लुक एट द डायग्राम, यहाँ पर बेटा जो प्रोसेस हो रहा है दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ द जीन और द सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. किसके बीच में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में. तो ये क्रॉसिंग ओवर होता कब है? इट अकर ड्यूरिंग द प्रोफेस 1. और प्रोफेस 1 में भी अगर पर्टिकुलर स्टेज आपसे पूछी गई तो कौन सी स्टेज होगी? पैकिटीन स्टेज. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर प्रोफेस 1 ड्यूरिंग द मियोसिस. क्योंकि बेटा बी में प्रोफेस 2 लिखा है, 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और बोथ प्रोफेस एंड मेटाफेस गलत ऑप्शन है. तो 26 में जो करेक्ट बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. 27 है जाइगोटीन ऑफ द प्रोफेस 1 इज करेक्टराइज्ड बाय. जाइगोटीन, जाइगोटीन में जाइगो का मतलब होता है पेयर. पेयर मीन्स साइनेप्सिस, यानी कि पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम. पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम मिलके क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे. तो पेयरिंग डेफिनेटली कब होती है? जाइगोटीन स्टेज में. तो जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग के लिए अगर पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम को आपस में जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो जाइगोटीन में क्रोमोमियर्स नहीं होते हैं, सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है. क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है क्योंकि बेटा क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में होती है. टर्मिनलाइजेशन डाइकनाइसिस में होता है. तो हमसे पूछा गया है जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में किसका फॉर्मेशन होगा? सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन. 28 है द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन. तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा ये आपके पास सपोज करो एक क्रोमोसोम है, ये आपका सेकंड क्रोमोसोम है. ठीक है, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये भी दोनों आपस में सिस्टर हैं. लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये आपस में नॉन सिस्टर हैं. तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. तो करेक्ट ऑप्शन बना 28 का बी, दैट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. 29 है ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज इन द क्रॉसिंग ओवर द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल अकर्स बिटवीन व्हाट. ऑब्वियसली बेटा जेनेटिक मटीरियल किसके बीच में एक्सचेंज होगा? इट इज बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर भी उनके बीच में होगी. दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होते, होमोलॉगस इन्वॉल्व होते हैं. इट इज नॉट द नॉन होमोलॉगस, इट इज द होमोलॉगस. दो होमोलॉगस नहीं होंगे. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो नॉन सिस्टर हैं. फिर है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस. अब यहाँ पर नॉन होमोलॉगस गलत है क्योंकि वो होमोलॉगस हैं. तो फिर आंसर एप्रोप्रिएट कौन सा बनेगा? 29 का बी ऑप्शन, दैट इज बिटवीन द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम. द एंजाइम्स विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर. कौन सा एंजाइम है जो क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व है? क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में होता है बेटा पैकेटीन स्टेज में. तो पैकेटीन स्टेज में जो एंजाइम हमें चाहिए उसका नाम है रिकॉम्बिनेज, जो कि सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म करता है. बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज अ कैटालिटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शन, बिना एंजाइम के पॉसिबल नहीं है. तो जो एंजाइम यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर करेगा वो हमारे पास है रिकॉम्बिनेज, दैट इज अ सी ऑप्शन. क्योंकि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में आरएनए लाइगेज की बात करो तो वो आरएनए को जोड़ने का काम करता है, डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का फॉर्मेशन करेगा. तो क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम यूज्ड हुआ? रिकॉम्बिनेज. 31 में द एक्स शेप स्ट्रक्चर विच आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डिप्लोटीन. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक क्रोमोसोम है
और इसी के साथ बेटा यहाँ पर मैं सेकंड क्रोमोसोम भी लगा देती हूँ। दोनों क्रोमोसोम को हमने सेपरेट तो कर दिया क्योंकि हमने दोनों के बीच में सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व कर दिया। वो डिसॉल्व हो गया, दोनों सेपरेट हो गए, लेकिन एक पॉइंट पे अभी भी दोनों क्रोमोसोम अटैच हैं। तो जिस पॉइंट पे ये दो क्रोमोसोम आपस में अटैच हैं वो पॉइंट होता है एक्स शेप, और इस पॉइंट को नाम दिया जाता है क्याज़्माटा, विच रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो डिप्लोटीन में विजिबल होते हैं। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डिप्लोटीन आर बेसिकली नोन एज व्हाट? क्याज़्माटा। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन बना ए। इट इज नॉट सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, नॉट बाइवेलेंट कॉम्प्लेक्स, सो द राइट आंसर इज क्याज़्माटा। देन 32 हमारे पास आता है बेटा डायकिनेसिस इज मार्क्ड बाय। डायकिनेसिस में होता क्या है? डायकिनेसिस जो है वो प्रोफेज 1 की सबसे लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज कौन सी होती है? डायकिनेसिस। तो डायकिनेसिस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्याज़्माटा को मूव करवाते हैं टुवर्ड टर्मिनल एंड, ताकि जो दो क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली एक दूसरे से क्या हो जाएं? सेपरेट हो जाएं। तो अगर दो क्रोमोसोम को हमने कंप्लीटली सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें क्याज़्माटा मूव करवाने पड़ेंगे टुवर्ड्स टर्मिनल एंड, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़्माटा। तो फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्याज़्माटा, दैट इज द फीचर ऑफ द डायकिनेसिस। क्योंकि बेटा बी में दिया है डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है, यहाँ पर आप अगर डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियोलस की बात करो तो न्यूक्लियोलस भी डीजनरेट होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोफेज 1 की लास्ट स्टेज। तो लास्ट स्टेज में वो सारे चेंजेस आपने करने हैं जो आप नॉर्मली प्रोफेज में करते हो। टर्मिनलाइजेशन तो होगा ही होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूक्लियोलस भी आपको खत्म करना है क्योंकि इसके बाद वी हैव टू स्टार्ट द मेटाफेज, जिसमें हम अलाइनमेंट करते हैं। फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम भी होंगे क्योंकि क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस आपको डायकिनेसिस में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आएगा डी, दैट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। 33 है स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड। अगर आपके पास एक क्रोमोसोम है और इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, जिस वजह से दोनों क्रोमैटिड अलग हो गए ताकि दोनों ऑपोजिट पोल पे मूव कर सके, तो यहाँ पर बेसिकली बेटा मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये मूवमेंट हमें कब देखने को मिलता है? प्रोफेज में तो कोई मूवमेंट होता नहीं है। एनाफेज 1 में जो मूवमेंट होगा वो होमोलॉगस क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा। एनाफेज 2 में जो मूवमेंट होता है वो क्रोमेटिड्स का मूवमेंट होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन 33 का एग्जैक्ट, क्योंकि मेटाफेज 2 में बेटा मूवमेंट नहीं होती है, वहां पर हमेशा याद रखो अलाइनमेंट होता है, ठीक है। 34 है सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस लाइज इन व्हाट। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो मियोसिस में हम लोग करते हैं पेयरिंग, मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर, जिस वजह से आती है वेरिएशन। वेरिएशन होगा तो फिर एवोल्यूशन भी होगा, सीधी सी बात है, अगर वेरिएशन होगा तो एवोल्यूशन भी होगा। रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर टू 1/2, रिडक्शन होता है बिकॉज इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड गैमीट बनाएगा, ताकि आगे जाके अगर दो हैप्लॉयड गैमीट आपस में फ्यूज हो तो फिर से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बने, ताकि क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहे गिवन स्पीशीज में। जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये सब आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में। तो 34 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन, दैट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। 35 है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द G1 फेज। G1 है फर्स्ट ग्रोथ फेज, जो हमें सेल साइकिल में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज के बारे में हमने करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। अब ये गलत है क्योंकि सेल जो है वो एक्टिव होता है। DNA इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, क्लियर है, क्योंकि रेप्लिकेशन एस में होगा। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ये गलत है क्योंकि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं, तभी तो इसको ग्रोथ फेज बोला जाता है। सेल स्टॉप मैक्रोमोलिक्यूल ग्रोइंग, ये भी गलत है आपके पास,
तो करेक्टली जो स्टेटमेंट आप अप्लाई कर सकते हो G1 में वो आपके पास है बी स्टेटमेंट। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन बना बी कि सेल में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं करता है व्हेन द सेल इज इन द G1 फेज। 36 है द सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो वो डेफिनेटली कौन से फेज में होगा, जहां प्रोलिफरेशन नहीं होता है। और प्रोलिफरेशन हम कहाँ नहीं करते हैं, ऑब्वियसली G0 में सेल डू नॉट प्रोलिफरेट, डू नॉट डिवाइड। तो करेक्ट ऑप्शन जो बना 36 का दैट विल बी द सी ऑप्शन। माइटोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, गलत है क्योंकि बेटा माइटोसिस हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम। इक्वल डिवीजन आप इसको बोल सकते हो। बोथ ए एंड बी पॉसिबल नहीं है, पेयरिंग इसमें होती नहीं है, ना कोई क्रॉसिंग ओवर होती है। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 38 है विच ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द माइटोसिस। कौन से वाले इवेंट है जो माइटोसिस के टाइम पे आपको नहीं मिलते हैं, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, ये तो होगा ही होगा। कब होगा, जब आप प्रोफेस करोगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल टू द ऑपोजिट पोल, ये भी होगा ड्यूरिंग द प्रोफेस। अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम विद 2 क्रोमोसोम ज्वाइन टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स यानी कि 2 आर्म्स भी आपको क्लियर नजर आती हैं माइटोसिस में। डी ऑप्शन आपको दिया है क्रॉसिंग ओवर। नाउ क्रॉसिंग ओवर इज नॉट द फीचर ऑफ माइटोसिस, इट इज द फीचर ऑफ मेयोसिस बेटा, बिकॉज मेयोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 39 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेयोसिस। मेयोसिस के बारे में आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, डेफिनेटली होगा। कब होगा, जाइगोटीन स्टेज में, बिल्कुल सही। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मेयोसिस। टोटल हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। एट द एंड ऑफ द मेयोसिस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, ये भी ठीक है क्योंकि मेयोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा ही होगा। 2 साइकिल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन अकर। नाउ दैट इज नॉट द फीचर ऑफ मेयोसिस क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ 1 टाइम होता है, 2 बारी नहीं होता है। तो डी इज नॉट द फीचर ऑफ मेयोसिस। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन बन गया डी ऑप्शन। 40 में है मियोसिस अकर इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में मियोसिस की ज़रूरत कब पड़ती है, डेफिनेटली गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, जब गैमीट बनने हैं, जैसे फीमेल में एग, मेल में स्पर्म, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मियोसिस होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस होता है, दैट इज नॉट द आंसर। एसेक्सुअल में भी माइटोसिस ही रहेगा। बोथ ए एंड बी आप नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन जो बना 40 नंबर क्वेश्चन के लिए दैट विल बी द ए ऑप्शन विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 41 में है मियोसिस इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन व्हाट। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता है तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, बिल्कुल सही क्योंकि गैमीटोजेनेसिस में गैमीट बनते हैं हैप्लॉयड, किस डिवीजन की वजह से, मियोसिस की वजह से। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल क्लियर है क्योंकि गैमीट जो है वो हमेशा क्या बनते हैं, हैप्लॉयड बनते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरिएशन, वेरिएशन भी आएगा क्योंकि मियोसिस में बेटा क्रॉसिंग ओवर करी जाती है जिस वजह से वेरिएशन आती है, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आंसर आपके पास आता है डी, दैट इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव फॉर क्वेश्चन नंबर 41। 42 है एट विच स्टेज ऑफ द मेयोसिस डज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द गैमीट इज फाइनली डिसाइडेड। गैमीट का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कब डिसाइड होगा, जब आप क्रोमोसोम के नंबर में रिडक्शन करोगे। व्हेन देयर इज द रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर तो उस टाइम पे जेनेटिक कंस्टिट्यूशन डिसाइड होगा एंड दैट विल हैपन ड्यूरिंग द एनाफेज 1 विच इज द रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट आपको दिया मेटाफेज 1, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज मेटाफेज 1 में अलाइनमेंट होता है। एनाफेज 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेपरेशन होगा लेकिन क्रोमेटिड्स का, नॉट क्रोमोसोम। मेटाफेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी अलाइनमेंट होगा।
लास्ट ऑप्शन है एनाफेस 1 इज बेसिकली द डिवीजन वेयर देयर इज अ रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर, तो वहां पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनली डिसाइड होगा कि गैमीट हैप्लॉइड बनेंगे। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा डी ऑप्शन। 43rd में है ड्यूरिंग द एनाफेस 1 ऑफ मियोसिस। अब एनाफेस 1 है तो मतलब यहाँ पर बात हो रही है बेटा मियोसिस 1 की, और मियोसिस 1 आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर सेल में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो जब ये सेल हमारा एनाफेस 1 में जाएगा तो देयर विल बी रिडक्शन, half of the chromosome move toward the one pole and other half move toward the next pole, so there will be complete separation of the chromosome. Actually you can say कि reduction in the chromosome number. फर्स्ट ऑप्शन है होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, ये क्लियर है क्योंकि पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाते हैं तो सेपरेशन भी उन्हीं का ही होगा। नॉन होमोलॉगस ऑटोजोम सेपरेट, दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होती है, वो एनाफेस 2 में होती है और हमें बताना है 1 में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, अगेन इनकरेक्ट। तो 43rd का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, विच इंक्लूड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिकम सेपरेट। अब बाइवेलेंट मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ, बाइवेलेंट आप किसको बोलते हो, दिस इज कंसीडर्ड योर पैटर्नल क्रोमोसोम एंड दिस इज द मैटरनल क्रोमोसोम, तो दोनों को मिला के बनता है 1 बाइवेलेंट। 1 बाइवेलेंट का मतलब होता है अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसमें टोटल 2 क्रोमोसोम आएंगे अगर आप काउंट करो, 2 टोटल सेंट्रोमियर आएंगे अगर आप ध्यान से देखो, और 4 बेटा इसमें आर्म्स आती हैं, यानी कि टोटल कितनी क्रोमेटिड्स होंगी, 4 क्रोमेटिड्स। तो ऑप्शन में फर्स्ट है 2 क्रोमेटिड, गलत। 2 क्रोमेटिड अगेन रॉन्ग बिकॉज वी हैव टोटल 4 क्रोमेटिड्स, 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। 4 क्रोमेटिड 2 सेंट्रोमियर, क्योंकि डी ऑप्शन में बेटा सेंट्रोमियर 4 हैं जो अगेन गलत है। तो 44 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन, दैट इज 2 सेंट्रोमियर 4 क्रोमेटिड्स। 45th हमारे पास है सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व इन विच स्टेज। सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, और अगर आपने इसको डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व इसलिए किया जाता है ताकि हम क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकें। तो डिसॉल्व करना है तो उसके लिए जो स्टेज हम लोगों के पास आती है दैट इज राइट आफ्टर द पैकेटीन। तो फर्स्ट है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और फोर्थ है डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन वो स्टेज है जहां पर सिनिप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व किया जाता है ताकि जो क्रोमोसोम हैं दे कैन बिकम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कंप्लीटली तो सेपरेट नहीं हो पाते हैं बट स्टिल दे बिकम सेपरेट एंड दैट इज द स्टेज विच इज कॉल्ड डिप्लोटीन स्टेज। तो गिवन ऑप्शन में फर्स्ट पैकेटीन है वो गलत है क्योंकि वहां पर आप क्रॉसिंग ओवर करोगे। सेकेंड डिप्लोटीन इज द राइट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। जाइगोटीन नहीं हो सकता क्योंकि जाइगोटीन में हम पेयरिंग करते हैं। डाइकनाइसिस में क्याज़माटा को मूव करवाते हैं, तो जो स्टेज जिसमें कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व किया जाएगा दैट इज द स्टेज विच इज कॉल्ड डिप्लोटीन। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन विच इंक्लूड द डिप्लोटीन स्टेज। Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our courses. Thank you and bye bye.